इस सभा की अध्यक्षता कर रहे माननीय प्रोफेसर कमलेश झा जी, समन्वयक वैदिक विज्ञान केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी, डॉक्टर उलरिच बर्क, डॉक्टर हरिराम मिश्र जी, प्रोफेसर हृदय रंजन शर्मा जी जिनको अभी आपने सुना, डॉक्टर चंदन उपाध्याय जी, प्रोफेसर सदाशिव द्विवेदी जी एवं सभा में उपस्थित सभी गणमान्य सज्जनों, ये हर्ष का विषय है कि वैदिक विज्ञान केंद्र वैदिक विज्ञान का वैश्विक जो अनुप्रयोग है, यानी उसका जो व्यक्ति के जीवन में प्रयोग है, व्यक्ति के जीवन को और सुलभ और अच्छा बनाने के लिए जो प्रयोग है, उसके ऊपर इस संगोष्ठी का आयोजन कर रहा है। ये अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी है, बहुत सारे विद्वान आए इसमें, विदेशों से भी आए, और मेरा कोई बहुत बड़ा अधिकार नहीं है, या कहें कि बिल्कुल भी अधिकार नहीं है इस क्षेत्र में बोलने का, लेकिन प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी जी का ये स्नेह है कि वो मुझे बुलाते हैं, और जब वो आग्रह करते हैं तो उनके आमंत्रणों को मना कर पाना मेरे लिए बहुत कठिन होता है। मेरा ये मानना है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी जी और प्रोफेसर सदाशिव द्विवेदी जी, ये दो ऐसे प्रोफेसर हैं, ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने भारतीय संस्कृति और वैदिक संस्कृति, इनके उत्थान के लिए एक ऐसा काम किया है जो कि आने वाले अनेक दशकों में जाना जाएगा, विख्यात होगा, और लोग आप दोनों को आपके इसी कंट्रीब्यूशन, इसी योगदान की वजह से बरसों बरस जानेंगे, क्योंकि इससे आपने भारत अध्ययन केंद्र के माध्यम से भारत की संस्कृति, भारत को जानने की जिन लोगों में जिज्ञासा है, उसको आगे बढ़ाया और उसको फैसिलिटेट किया, और उपेंद्र जी ने जो वेदों का ज्ञान है उसको आगे बढ़ाने का और उससे पूरे देश को लाभ हो, पूरे विश्व को लाभ हो, इसका प्रयास किया है। और ये बहुत कम समय में आप लोगों ने, दोनों लोगों ने इस काम को किया है। कुछ विरोध भी हुआ होगा, मैं समझता हूँ, कुछ बातें, सूचनाएं मिलती थी हम लोगों को भी, लेकिन उसके बाद भी आपने बहुत सुचारू रूप से इसको गति प्रदान की, इसको एक आकार प्रदान किया, इसको संरचना प्रदान की, और आज ये दोनों ही केंद्र भारत के प्रमुख केंद्रों में माने जाते हैं जहां पर भारत संस्कृति और वैदिक संस्कृति का, वैदिक विज्ञान का अध्ययन किया जा रहा है। अक्सर जब मैं ये सोचता हूँ कि 600 BC में महर्षि कणाद थे जिन्होंने वैशेषिक सूत्र लिखा, और उन्होंने एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन को ढूंढा, उनको समझा और उनको लिपिबद्ध किया और लोगों तक पहुंचाया। सुश्रुत जिन्होंने 600 BC में सुश्रुत संहिता लिखी, फादर ऑफ सर्जरी कहे गए, वो 1120 डिजीज़ेस का उन्होंने पता लगाया, बीमारियों का पता लगाया, उसके ऊपर उन्होंने काम किया कि कैसे उसका उपचार करना है। 120 सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट्स उन्होंने आविष्कार किया, और 300 से अधिक उन्होंने ऑपरेशंस किए। आचार्य नागार्जुन की बात करें हम लोग, 200 AD में रस रत्नाकर उनकी पुस्तक थी, और एक केमिस्ट के रूप में बहुत विख्यात हुए। आर्यभट्ट सब जानते हैं आप लोग, ज़ीरो और का इन्वेंशन, पाई की वैल्यू, मोशन ऑफ प्लैनेट। वराहमिहिर को आप लोगों ने सबने समझा है, भास्कराचार्य। ऐसा क्या हुआ कि मध्य युग आते आते और वर्तमान युग में जो हमारी मौलिक चिंतन की परंपरा थी वो कैसे खत्म हो गई, या वो कैसे शिथिल पड़ गई, और क्यों नहीं हम लोग उस तरह के मौलिक आविष्कार कर पाए या उस तरह की मौलिक खोज कर पाए जो वराहमिहिर ने की, या महर्षि कणाद ने की, या सुश्रुत ने की। तो इसका जब मैंने उत्तर ढूंढना शुरू किया
तो मुझे एक उत्तर इसका श्री अरबिंदो की पुस्तक है द फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर। ये बेसिकली पुस्तक क्या है, उनकी 4 या 5 लेक्चर्स हैं इंडियन कल्चर पे दिए हुए और वैदिक कल्चर और वैदिक लैंग्वेज पे दिए हुए, जिसको संकलित करके अरबिंदो जो आश्रम है उन्होंने इसको प्रकाशित किया। तो उसमें अरबिंदो कहते हैं कि जो वैदिक काल था और कुछ सीमा तक उत्तर वैदिक काल में जो 3 प्रमुख कारण थे जिन्होंने मौलिक चिंतन को, जिन्होंने आविष्कारों को या खोजों को जन्म दिया या उसको उन्होंने फैसिलिटेट किया, उसमें उस समय का जो मनुष्य था उसके अंदर क्या ऐसा था। तो इस पे जब अरबिंदो इसकी व्याख्या करते हैं तो सबसे पहली बात वो कहते हैं कि उस समय का जो मनुष्य था जो भारतवर्ष में निवास कर रहा था वो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ था। ये पहला कारण वो बताते हैं, वो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ था और इस स्पिरिचुअलिटी में योग, ध्यान, ईश्वर से उसके ईश्वर का जो आराधना उसको करता था और ईश्वर तक पहुंचने की जो उसका उत्कट राग था, ये इसको अरबिंदो बहुत महत्व देते हैं, जो बाद के समय में आकर के बहुत शिथिल पड़ गया। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात अरबिंदो कहते हैं वो इंटेलेक्चुअलिटी की करते हैं। उस समय का जो मनुष्य था, उस समय का जो समाज था और उस समाज में जो परंपराएं थीं, उनमें ट्रेडिशन ऑफ डिस्कोर्सेस था, यानी डिस्कोर्स करने की एक प्रथा थी, शास्त्रार्थ करने की एक प्रथा थी, सभाएं आयोजित की जाती थी और उस सभाओं में सभा होती थी, सभा में सभी लोग इकट्ठा होते थे और उसके बाद उस सभा में विचार विमर्श होता था और विचार विमर्श के बाद एक समाधान तक पहुंचा जाता था। तो ये एक ऐसी परंपरा थी और क्रिएटिविटी एक उस समय का, अरबिंदो बहुत ज़्यादा इसको तो विश्लेषित नहीं करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जो क्रिएटिविटी थी वो उस समय के लोगों में बहुत ज़्यादा थी। तो ये तीनों चीज़ें कैसे धीरे धीरे करके हमारे उससे समाप्त होती चली गई, खत्म होती चली गई, इसके ऊपर हम लोगों को जरूर सोचना चाहिए। जो वेदों का ज्ञान है वो ऋषि परंपरा के द्वारा पीढ़ी से पीढ़ी हस्तांतरित होता रहा। वैदिक और उत्तर वैदिक काल में हमें ये स्पिरिचुअलिटी, क्रिएटिविटी और इंटेलेक्चुअलिटी जिसकी बात अरबिंदो करते हैं, ये हमें देखने को मिलती है। लेकिन बाद में, उसके बाद जब मुस्लिम आक्रांता आए और उसके बाद जब ब्रिटिश शासन हुआ और विशेष रूप से ब्रिटिश शासन में जो उनकी शिक्षा प्रणाली थी, यानी पहला जो भारत में विश्वविद्यालय स्थापित होता है वो 19वीं शताब्दी के मध्य में होता है और यहीं से भारत में किस प्रकार की वेस्टर्न एजुकेशन वहाँ चल रही थी उसको यहाँ पर आरोपित किया गया। और इसके बाद से हम लोग देखते हैं कि निरंतर हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो वेस्टर्न इंटरफेरेंस था, वेस्टर्न जो इन्फ्लुएंस था, वो बढ़ता रहा। सोशल साइंसेज में स्पेशली अगर हम लोग देखें तो क्या हमारे रिसर्च फ्रेमवर्क्स होंगे, क्या यहाँ तक कि क्या हमारी वोकैबुलरी होगी, ये सारी की सारी चीज़ें हमें पश्चिम से सीखने को मिली या पश्चिम से हमारे देश में आई और इतनी ये गहराई तक चली गई कि लोगों ने उसी कोलोनाइजेशन को अच्छा मानना शुरू कर दिया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 3 स्कूल हैं 10-10+2 लेवल के, सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल और श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय। तो क्योंकि मैं कुछ समय तक वाइस चेयरमैन रहा BHU स्कूल बोर्ड का, तो मैं हमेशा ये देखता था कि प्रवेश के लिए जो लोगों का वो है, रश है, वो सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल और गर्ल्स स्कूल की तरफ है।
श्री रणवीर संस्कृत विद्यालय में बहुत ज़्यादा लोग पढ़ने के लिए नहीं जाना चाहते। क्यों? क्योंकि हमारी रुचि ही हमारी अपनी जो ज्ञान परंपरा है उससे, या ऋषि परंपरा जो है, जो वैदिक परंपरा है, उससे धीरे धीरे करके ख़त्म कर दी गई। और इसलिए वो ख़त्म कर दी गई क्योंकि इस तरह की संरचनाएं, इस तरह की शिक्षा की संरचनाएं हमारे सामने लाई गईं जिसमें कि उस प्रकार की संस्कृति का, उस प्रकार की परंपराओं का कोई स्थान नहीं था। और हमारी अपनी ही सरकारें इस बात को कहती थी कि नहीं, इसकी बहुत आवश्यकता नहीं है, और आप साइंटिफिक नॉलेज की तरफ जाइए, आप देखिए कि वेस्ट में क्या हो रहा है, और वेस्ट को इम्यूलेट करने का, उसकी नकल करने का प्रयास करिए। लेकिन विगत 10 वर्षों में हम लोगों ने देखा कि हम लोग फिर से वापस लौटे, और वापस लौटने में हम लोगों ने देर अवश्य कर दी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो वैदिक विज्ञान के वैश्विक अनुप्रयोग की बात करी, उसमें सबसे पहला जो प्रयास भारत की तरफ से किया गया, या भारत सरकार की तरफ से किया गया, वो योग को लेकर के था। और योग को, उसका जो एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म है, जैसे जब योग यहाँ से ट्रैवल करके अमेरिका में गया या यूरोप में गया तो उसका कॉमोडिफिकेशन हो गया, वो एक व्यापार की एक वस्तु बन गया जिसको कोई भी खरीद सकता है। योग से स्पिरिचुअलिटी को ख़त्म कर दिया गया, आध्यात्म को उससे हटा दिया गया, केवल वो एक फिजिकल एक्सरसाइज की तरह हो गई। लेकिन और इस पे लोगों ने, विक्रम चौधरी जैसे लोगों ने योग के जो पॉस्चर्स थे उनको पेटेंट कराना शुरू कर दिया। तब जाकर के भारत सरकार ने उसमें हस्तक्षेप किया और क्या योग का स्टैंडर्ड फॉर्म है ये बताने का कार्य किया। और इसमें ICCR, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके जो कल्चरल सेंटर्स थे वहाँ पर उन्होंने योगा के जो क्लासेस थे उनको ऑर्गेनाइज किया, और योगा का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको दुनिया को बताने का प्रयास किया। और योगा से कैसे वेलनेस होगी इसको पूरे विश्व ने जाना, और यहाँ तक कि मुस्लिम राष्ट्रों ने भी उसको जाना और उसको समझा और उसके प्रयोग को उन्होंने आगे बढ़ाया। तो ये हमारे वैदिक ज्ञान के अनुप्रयोग हैं जिनको कि वर्तमान सरकार ने महत्व दिया। इसी तरह से आप देखें आयुर्वेद विशेष रूप से जो दक्षिण पूर्व एशिया है उसमें उसका जो महत्व है थोड़ा बढ़ा, और बढ़ने के बाद उसका एक ऐसा स्वरूप सामने आया जो एक तरह से फिर से कॉमोडिफिकेशन की तरह था, और उसमें बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे अंतर आपको दिखाई दिए। और उसके बाद फिर भारत सरकार ने उसके भी स्टैंडर्डाइजेशन के लिए प्रयास करने शुरू किए कि अगर आपको आयुर्वेद में कोई कोर्स चलाना है तो उसके ये स्टैंडर्ड होंगे, ये स्तर होंगे, जैसा कि भारत के विश्वविद्यालय में किया जाता है। और इस संदर्भ में हमारी जो संस्था है उसके जो संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय, इन्होंने अपने विश्वविद्यालय की स्थापना के समय से ही आयुर्वेद और संस्कृत विद्या को और धर्म विज्ञान को महत्व दिया। और महत्व देने के कारण आपने देखा कि बहुत सारी ऐसे आयाम थे जिसके ऊपर कि हमारे यहाँ के प्रोफेसर्स ने बहुत 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 गहराई के साथ काम किया। जो ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज का सिस्टम है, जो बैंक है TKDL, ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज, हाँ, तो उसके ऊपर उन्होंने यहाँ के प्रोफेसर्स ने बहुत सारा काम किया, और वो आज एक हमारी एक ऐसी संस्था बन गई जिससे कि हम अपने जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है इसको कोई चुरा ना ले, इसको कोई अपना बता करके उसका प्रयोग ना करे या उसका लाभ ना ले, इससे हमने उसको बचाने का काम किया। जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है उसमें भी आपने देखा कि किस तरह से इस समय जो प्रयास है कि जो हमारे पुरानी पांडुलिपियाँ थी उनको किस तरह से हम प्रकाशित कर सकें, किस तरह से उनको हम फिर से लोगों के बीच में ला सकें जो कि एक समय में बिल्कुल असंभव लगते थे। या बहुत सारी ऐसी पुस्तकें, जैसे जो लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं उनको हम हमेशा बताते हैं कि भास्कर आनंद सेलिटोर की किताब है इंडियन पॉलिटी पे, उस एंशिएंट इंडियन पॉलिटी पे, उसको पढ़िए।
या रामास्वामी अयंगर ने जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में लेक्चर्स दिए, उनको आप पढ़िए। तो अक्सर छात्र ये कहते थे कि साहब ये सारी पुस्तकें तो अब उपलब्ध ही नहीं हैं। लेकिन अब फिर से वो पुस्तकें आपको अमेज़न में या कहीं पर भी आप जा कर के देखें तो धीरे धीरे वो पुस्तकें आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। अब ये हमारा काम है कि हम उनको पढ़ें। अक्सर ये होता है कि हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं और उसको आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप ये देखें तो ये जो हमारा वैदिक विज्ञान है, ये एक तरह से भारत की सॉफ्ट पावर भी है। यानी इस पावर से, इससे द पावर ऑफ अट्रैक्शन है, ये पावर ऑफ परसुएशन है, जिससे कि हम पूरे विश्व का आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, ध्यान आकर्षित करते हैं कि ये वो विधाएं हैं जिनसे हम विश्व को वेलनेस दे सकते हैं। विश्व की में जो अनेक समस्याएं हैं उनका हम समाधान करने का प्रयास कर सकते हैं, जिसको एक उसका जो फोकल पॉइंट आया वो ये हुआ कि भारत विश्व गुरु के रूप में वर्तमान समय में तेजी से आगे आएगा। तो ये हम लोगों के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। और जब आप कुछ भी पढ़ें, अभी मैं आज देख रहा था मैक्स मुलर ने कुछ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लेक्चर्स दिए थे जो बाद में प्रकाशित हुए। उनकी किताब का नाम था, जो प्रकाशन के बाद किताब आई, वो इंडिया व्हाट इट कैन टीच अस। पतली सी किताब है, आपको 200-250 रुपए में मिल जाएगी। उसको आप पढ़िए और उसमें यू विल फाइंड कि क्या ऐसी कौन सी ऐसी विधा या कौन सा ऐसा आयाम नहीं है इस देश की, हमारी एंशिएंट जो नॉलेज सिस्टम है या हमारा जो वैदिक ज्ञान है। आप एस्ट्रोनॉमी की बात करें, स्पिरिचुअलिटी की बात करें, माइथोलॉजी की बात करें, लॉ कोडिफिकेशन की बात करें, ज्यूरिस्प्रूडेंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, मेडिकल साइंसेस, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, व्हाट नॉट, जिसकी भी बात करें उससे संबंधित संदर्भ आपको भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा में अवश्य मिल जाएगा। तो आवश्यकता ये है कि हम इस पर कार्य करें और ये पढ़ें, ये देखें कि किस प्रकार से वेदों का जो ज्ञान था या वेदों का जो ज्ञान है वो उस समय के संदर्भ के अनुरूप किस तरह से वो समाज को लाभान्वित कर रहा था और आज कैसे हम उससे क्या सीख ले सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग वेदास या नॉट यूजिंग द नॉलेज इंश्राइंड इन द वेदास, it is very important for us to go back to the Vedas and try to learn that what Vedas teaches us. लेकिन इन सब को एक समग्र रूप में अगर हम लोग देखें तो क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम एक स्टूडेंट को इतना समय देता है कि वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ कुछ अपने प्रयोग कर सके या उसको प्रैक्टिस कर सके, या क्या क्रिएटिविटी की तरफ वो कितनी दूर तक कितनी आगे जा सकता है गिवन द टाइम फ्रेमवर्क इन द एजुकेशन सिस्टम, या क्या अपने इंटेलेक्चुअलिटी को वो इंक्रीज करने के लिए वो किस तरह के प्रयास कर सकता है जो उसके अपने व्यक्तिगत प्रयास हों और पाठ्यक्रम से अलग हों। शायद इन सब के लिए हम लोगों ने अपनी शिक्षा व्यवस्था में बहुत स्कोप नहीं छोड़ा था पहले। हालांकि अभी जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई उसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए और जो हमारी इंडियन कल्चर है, जो वैदिक कल्चर है, उसकी तरफ फिर से छात्रों को मोड़ने का एक प्रयास किया गया है। तो मैं फिर से धन्यवाद देता हूं प्रोफेसर उपेंद्र त्रिपाठी जी को, जिन्होंने ये इतनी अच्छी अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की। मैं सारे सत्रों में तो नहीं रह पाया, लेकिन मुझे लगता है कि आपको बहुत कुछ इससे सीखने का को मिला होगा और अगर हम इसको प्रकाशित करते हैं तो निश्चित रूप से ये ज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ा योगदान होगा।